कुछ सच होते हैं जो चुपचाप आईने की सतह पर सांस लेते रहते हैं, पर जब कोई लौटकर उन्हें छूता है तो अतीत की परछाइयां जाग उठती हैं। आज की इस कहानी में हम चलेंगे एक पुराने गांव की संकरी गली में, जहां एक साधारण सी नाई की दुकान अपने भीतर एक बहुत असाधारण राज छुपाए बैठी है। बरसती रात की गंध, लकड़ी के टूटे फ्रेम, दीवार की गहरी दरारें और एक आईना जो सालों से किसी एक नाम का इंतजार कर रहा था। यह कहानी है नयन की, जिसने सोचा था कि कुछ बातें समय के साथ भूल जाती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि समय भी कभी कभी अपने भीतर एक जगह बचा लेता है, किसी अधूरी चिट्ठी के लिए, किसी टूटे ताले के लिए, या किसी ऐसे नाम के लिए जिसे कहा नहीं गया, बस महसूस किया गया। तो अपनी आंखें हल्की हल्की बंद कर लीजिए, सांस को धीमा कर लीजिए, बारिश की इस मुलायम आवाज में खो जाइए, क्योंकि आज नाई की दुकान का आईना आपके भीतर छुपे किसी पुराने दरवाजे पर धीरे से दस्तक देने वाला है। धीरे से कहा गया एक वाक्य जो आईने के कांच में छुपे किसी अधूरे अतीत की परछाई को हिला दे। कमरे में बारिश की हल्की फुहार टपक रही थी और नाई की दुकान के पुराने लकड़ी के दरवाजे पर जंग लगी कीलें चुपचाप ठहरकर बीते हुए वक्त की गवाहियां दे रही थी। दुकान गांव की बीच वाली गली में थी, जहां मिट्टी की गंध और शाम का ठंडा हवा का झोंका साथ साथ आते थे। और उसी एक आमसी दुकान के अंदर एक आईना रखा था, बड़ा गोल किनारा, किनारे पर हल्की सी कटाव की रेखा, जैसे किसी ने समय की उंगलियां उसमें घूमकर उसे थोड़ा खरोच लिया हो। आईने के सामने ही छोटा सा चेयर रखी थी, जिस पर पुराने कंबल की एक सुनी हुई चादर पटकी हुई थी, और उसके पास जमीन पर एक आधा जला दिया पड़ा था। कलिख लगी बत्ती तेल सूख कर पत्थर की तरह जम चुका था। दुकानदार का नाम नयन था। उसकी पीठ सीधी, मगर आंखों में हमेशा कुछ दबा हुआ सा रहता। कभी कोई मुस्कान, पर अक्सर वही चीनी सेहरन जो किसी पुराने जख्म की याद दिलाती हो। नयन की दुकान में हर सुबह वही पुरानी रेजर, वही कांच की शीशी और वही छोटी सी थाली रहती, पर इन दिनों उसकी आवाज थोड़ी दबक कर निकलती, जैसे शब्दों के बीच में कोई दरार चल रही हो। गांव के लोग चाय की तरह आते जाते, बाल कटवाते और फिर लौट जाते, पर नयन का कदम अब कुछ भारी था। शहर में बिताए हुए दिनों की कुछ खट्टी मीठी कहानियां उसके अंदर दब गई थी, और हर कदम के साथ दुकान की दीवारों की दरारें उनकी गूंज वापस कर देती। एक शाम, जब छत पर बारिश की हल्की ताल टपक रही थी और बाहर की गलियां धुंधली दिख रही थी, एक बूढ़ा आदमी आया। उसका चेहरा पेड़ों की तरह सिकुड़ा हुआ, आंखों में एक अजीब सी नमी और हाथ में एक फिकासा लिफाफा। उसने चुपचाप नयन को देखा और कहा, वो आईना, क्या कभी उससे बात हुई है? नयन ने बस सिर हिलाया, पर उसकी उंगलियां जो आईने के किनारे पर रैंकी गई धूल हटाती, वे अपने आप में एक सवाल उठा रही थी। लिफाफे की किनारी से एक कागज झुर्री खाकर बाहर झांकता था, पर कागज का रंग भूरेपन में खो गया था और अक्षर कुछ हिस्सों में फीके थे, जैसे किसी ने जानबूझकर शब्दों को आधा छोड़ दिया हो। बूढ़े ने कहा, कई साल पहले यहां एक लड़की का नाम लिखा था, पर वो पन्ना कट गया या कोई उठा ले गया। हम सोचते रहे, पर सच वही दीवारों के भीतर सिमट गया। नयन ने आईने में अपना चेहरा देखा। आईने की सतह पर एक पतली दरार चलती हुई दिखाई दी, ठीक उसी तरह जैसे किसी ने मन की परतों में एक रेखा खींच दी हो। उसने धीरे धीरे आईने के पास रखा दिया उठाया। उसकी लौ तो बुझ चुकी थी, पर धुएं की सूखी बुद्धि में कुछ खुरदरे निशान थे, जैसे किसी रात में बात बीच में ही रुक गई हो। नयन की आंखों के नीचे के निशान और गहरे हो गए। उसके मन में एक छोटा सा जज्बा उठा। क्या वो लिफाफा उसी आईने के पीछे दबा हुआ कोई सच था? उसने दुकान की लकड़ी की पेटी खोली, पर अंदर बस पुराने करीज, सूखी तेल की बोतल और एक टूटा हुआ ताला मिला, जिसका कुंडी आधी आधी जंग खा चुकी थी और आधा हिस्सा गुम। उसने ताला उठाया, उसकी उंगलियां उसके किनारों पर फिसल रही थी, और तभी उसके हाथ से ताला
नीचे गिरा और जमीन पर एक हल्की सी आवाज हुई, जैसे किसी पुरानी कहानी का आखिरी पन्ना जमीन पर फिसल गया हो। बाहर बारिश की आवाज और भी धीमी लगने लगी, मानो आसमान भी किसी सुनसान राज को अपने अंदर समेट रहा हो। नयन ने लिफाफे के पास रखा एक छोटा सा चिट्ठा उठा लिया। कागज पर कुछ शब्द, कुछ मोटे, कुछ पतले, कुछ ऐसे लिखे थे जैसे किसी ने खुद को रोकते हुए लिखे हों। ये वसीयत नहीं, ये एक बात है जो मैं कह न सकी। पर बीच के अक्षर कटकर गायब थे। उसने खिड़की की तरफ देखा। कांच पर बूंदें लाइनें खींचते हुए नीचे गिर रही थी और उन बूंदों के बीच एक अजनबी परछाई दिखी, एक लड़की की, जिसकी उंगलियां आईने के किनारे पर टिकी थी। नयन का दिल अचानक तेज धड़ा, पर उसके अंदर की पुरानी चुप्पी, जो कई सालों से उसके साथ रहती आई थी, अब उसे चिल्लाने नहीं दे रही थी। वो बस खामोशी से बैठा रहा, जैसे किसी ने उसकी जीभ पे पर लगाकर उसे आराम से थाम लिया हो। उसने चिट्ठी को अपनी उंगलियों के बीच धीरे धीरे खोलने की कोशिश की, पर उस पर पड़ी स्याही के किनारों पर पानी की हल्की सनद ने कुछ अक्षरों को धुंधला कर दिया था। और फिर एक नाम, मीरा, कागज के किनारे पर हल्का सा झांका, जैसे किसी ने उसे जीवन की अंतिम रेखा पर छोड़ दिया हो। नयन ने आंखें बंद की। अचानक पुरानी बातें उसके भीतर खोलने लगी। मीरा की हंसी, उसकी छोटी छोटी शिकायतें, और एक रात जब वो आईने के पास खड़ी होकर किसी बात की मिठास में खो गई थी। वो एक पल को समझ नहीं पाया कि ये यादें उसकी अपनी हैं या किसी और की, पर आईने की दरार पर जो नमी जमा थी, वो किसी अनजानी दास्ता की तरह चमक रही थी। उसने महसूस किया कि वहां, उस दरार के भीतर, कोई चीज बहुत धीरे से बुला रही थी। ना कोई शब्द, ना कोई चिल्लाहट, बस एक नर्म सी पुकार, जो कह रही थी कि कुछ सच अधूरा छोड़ दिया गया है और उसे सुनने की जरूरत है। तभी दुकान के बाहर की आई एक हल्की हवा ने दुकान की परछाइयों को हिला दिया और वही पुराना चिट्ठा उसकी हथेलियों से फिसलकर जमीन पर आकर रुका। कागज ने जमीन पर एक घंटी सी आवाज की और उसकी मार्मिकता नयन के कानों में घुल गई, जैसे कोई पुरानी गलती उसे अब माफी मांगने के लिए कह रही हो। उसने खींचकर दीवार के उस हिस्से को देखा जहां दरार सबसे गहरी थी, और अचरज की बात यह कि दरार के ठीक पास, प्लास्टर के पीछे एक पतली जगह पर कागज की किनारी थोड़ी सी बाहर झांक रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई छुपा हुआ पत्र अब खुद ही बाहर आना चाह रहा हो। नयन का सांस थम सा गया। वो जानता था कि अब कोई मोड़ आ गया है, पर यह भी जानता था कि सच का खुलना तेज नहीं होगा। वो धीरे धीरे, बिना शोर के, उन पुराने पन्नों, उन टूटे ताले और उसी आधी जली बत्ती की शक्ल में आएगा, और शायद उसे अपना हिस्सा भी चुकाना पड़ेगा। न सिर्फ जमीन का, बल्कि कहीं कहीं दिल का हिसाब भी। उससे पहले कि वो आगे बढ़ता, दुकान की घंटी ने एक धीमी खनक की, मानो किसी ने बाहर से एक सवाल छोड़ा हो, और बारिश ने उसी सवाल को अपनी टपटप में बदलकर फिर अपने पास रख लिया हो। अब नयन ने सिर्फ एक काम करना था, आईने की दरार के पीछे छुपे उस लफ्ज काग सच को धीरे धीरे बाहर बुलाना, ऐसे जैसे कोई बहुत पुराना गीत धीरे धीरे सुलगकर फिर अपना स्वर सचेत कर ले। अब नयन ने सिर्फ एक काम करना था, आईने की दरार के पीछे छुपे उस लफ्ज काग सच को धीरे धीरे बाहर बुलाना, ऐसे जैसे कोई बहुत पुराना गीत धीरे धीरे सुलगकर फिर अपना स्वर सचेत कर ले। दुकान के अंदर की खामोशी अचानक और घनी हो गई, मानो बारिश भी कुछ देर रुककर उसकी सांसों को सुन रही हो। नयन झुककर उस जगह देखता है जहां प्लास्टर की पतली परत उखड़कर एक सिकुड़ी हुई कागज की किनारी को बाहर झांकने दे रही थी। उसके हाथ हल्के से कांपे, ना डर से, ना उतावलेपन से, बल्कि उस अजीब सी पहचान से जो किसी भूली हुई आवाज के छू लेने पर होती है। उसने धीरे धीरे दीवार की उस परत को छुआ। प्लास्टर नम था, जैसे किसी ने आंसू छुपाकर रखे हों और समय की दरार से बाहर आने का रास्ता खोज रहे हों। उंगलियों की रगड़ से थोड़ी सी मिट्टी ढही और कागज का कोना थोड़ा और बाहर निकला। कागज पुराना था, किनारे हल्के से टूटे हुए,
स्याही समय की धूपपानी में बहकर फीकी पड़ चुकी, मगर उसके भीतर एक धड़कन सी छिपी थी, जैसे किसी ने इसमें कोई बात दबा कर रखी हो जो अब अपने आप सांस लेना चाहती हो। नयन की उंगलियां कागज के कोने की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने उसे पकड़कर खींचना चाहा, आईना अचानक हल्का सा झंझना उठा। एक इतनी धीमी, इतनी महीन आवाज कि अगर कोई बाहर सड़क पर खड़ा रहता तो उसे सुनता भी नहीं, पर दुकान के भीतर उस सन्नाटे में वो आवाज किसी पुराने कदमों की तरह गूंज उठी। नयन ठिठक गया। आईने की सतह पर उसकी अपनी परछाई थी, लेकिन एक पल के लिए ऐसा लगा कि परछाई निगाहें मिला रही है, जैसे आईने में मौजूद अतीत ने उसे देख लिया हो। बारिश की बूंदें कांच पर गिरते हुए एक अजीब सी रेखा खींचती, और उस रेखा के पीछे जैसे कोई आकृति बनती और फिर मिट जाती। नयन ने एक गहरी सांस ली और कागज को धीरे धीरे दीवार की दरार से बाहर खींचना शुरू किया। सिर्फ 1 इंच ही निकला था कि कागज के पीछे से अचानक कोई महीन सी खुशबू आई, जैसे मिट्टी पर गिरी पुरानी चिट्ठी की महक, जिसमें किसी का रूहानी स्पर्श हो। उसे लगा ये महक उसने पहले कहीं महसूस की थी, बहुत साल पहले, जब दुकान में सुबह की धूप आईने पर पड़ती थी और मीरा हंसते हुए कहती थी, कांच भी रोशनी पी लेता है नयन, इसलिए इसमें हमेशा किसी की याद बची रह जाती है। उसकी उंगलियां कांपी। मीरा का नाम कागज पर उभरा था, और अब वही आवाज, वही हंसी, वही अनकही बातें उसके अंदर किसी सूखे दीपक की तरह फिर से जल उठीं। उसने कागज को और खींचा, लेकिन तभी दुकान की घंटी बाहर हवा के किसी हल्के झोंके से हिली और एक धीमी खनक गूंजी, जैसे कोई अदृश्य कदम दुकान के बाहर रुक गया हो। नयन फिर रुक गया। उसे लगा कोई है, पर दरवाजे के बाहर सिर्फ बारिश की आधी अधूरी परछाई थी। उसने अपने हाथ में पकड़ा कागज देखा, अब आधा बाहर था, लेकिन उस पर लिखी स्याही की कुछ लकीरें धुंधली थी। कुछ जगहों पर पानी की बूंदों ने शब्दों को फैलाकर चित्र बना दिया था, और बीच में एक फेंट लाइन थी, जैसे लिखते समय किसी ने हाथ रोक लिया हो। नयन ने कागज को सीने के करीब लाया। कागज ठंडा था, पर उसकी ठंडक में एक अजीब सी धड़कन थी, जैसे कागज खुद उसे पुकार रहा हो। उसे लगा कि यह सच शायद उससे भी जुड़ा है। मीरा की हंसी, आईने की दरार, टूटा ताला, अर्ध जला दिया, ये सब सिर्फ दुकान की बातें नहीं, बल्कि किसी पूरे अधूरे अध्याय के टुकड़े हैं। उसने दीवार की तरफ एक बार फिर देखा। दरार अब पहले से ज्यादा चमकदार लग रही थी, जैसे किसी ने भीतर एक छोटी सी रोशनी जलाई हो, जो दरार से बाहर आने की कोशिश कर रही हो। नयन ने महसूस किया कि अब वो पीछे नहीं हट सकता। उसे कागज निकालना ही होगा, उसे सच जानना ही होगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ दुकान की नहीं, बल्कि उसके अपने जीवन की किसी गूंज का हिस्सा थी, जो कई सालों से उसके भीतर चुपचाप चल रही थी। और आज की बारिश शायद उसी गूंज की आखिरी पुकार थी। और आज की बारिश शायद उसी गूंज की आखिरी पुकार थी। नयन ने गहरी सांस लेते हुए कागज की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे पूरी तरह खींचने की कोशिश की, आईने की सतह पर एक हल्का सा कंपन उठा, इतना धीमा कि मानो हवा ने उसकी स्मृतियों को छुआ हो। कमरे के उस कोने में जहां आधा बुझा दिया रखा था, वहां की परछाई अचानक थोड़ी लंबी दिखने लगी, जैसे किसी ने दिए की लौ को बहुत दूर से फिर एक बार जगाने की कोशिश की हो। दुकान की पुरानी लकड़ी की छत से पानी की बूंद कहीं किसी छेद से टपककर फर्श पर गिरी, टप, और उस आवाज में भी एक अजीब सी चेतावनी थी। नयन ने कागज को अपने हाथों से खोला। अंदर की लिखावट और भी धुंधली थी, पर कुछ शब्द साफ उभरते थे। आईना, सच, मेरा नाम, और वो रात, जैसे किसी ने जल्दबाजी में अधूरी स्वीकारोक्ति लिखी हो। नयन ने उन शब्दों को अंगुली से छूकर महसूस किया। स्याही की बनावट में भी एक कहानी थी, जैसे किसी के कांपते हाथ ने आखिरी उम्मीद के साथ इन पंक्तियों को कागज पर गिराया हो। उसके मन में सवाल उठने लगे। मीरा ने आईने के बारे में क्या लिखा था? कौन सी रात की बात है?
और क्यों ये कागज दीवार के अंदर रखा गया था? तभी एक हल्की हवा दरारों के बीच से भीतर आई और कागज का एक कोना थरथरा उठा, मानो खुद उसे आगे पढ़ने का आग्रह कर रहा हो। नयन ने बारीकी से नीचे की पंक्ति को देखा। जहां शब्द आधे मिट चुके थे, वहां कुछ उभरा हुआ लगा, जैसे किसी ने स्याही के नीचे कोई और शब्द दबा दिए हों। उसने कागज को रोशनी के सामने रखा। फ्लैशलाइट की किरण जब पुराने अक्षरों के आर पार गई, तो एक फीका सा नाम उभरा, नयन, उसका अपना नाम। उसके गले से आवाज ही नहीं निकली। उसे समझ नहीं आया कि यह किसी भ्रम का खेल है या सचमुच कागज पर कोई छुपा संदेश था जो समय और पानी के बीच दबकर रह गया था। बाहर बारिश की रफ्तार धीमी हो गई थी, पर बूंदों में एक अजीब सा सुर था, जैसे कोई कहानी धीरे धीरे खुल रही हो। वो आईने के सामने जाकर खड़ा हुआ। अब आईने की दरार के पीछे हल्की नमी जमा थी और बीच का हिस्सा ऐसे चमक रहा था जैसे अंदर कोई रोशनी कैद हो। उसने उंगलियों से दरार को छुआ। ठंडक अचानक उसकी हथेलियों में उतर आई, मगर उस ठंड में एक धड़कन थी, जैसे आईने ने किसी की सांसें अपने भीतर रख छोड़ी हों। तभी पीछे से दुकान की लकड़ी की कुर्सी चरमराई, जबकि वहां कोई था ही नहीं। आवाज इतनी मंद थी कि वो हवा की भी हो सकती थी, पर नयन के कानों में वो एक आह की तरह गूंजी। उसने कागज फिर उठाया और इस बार ध्यान से पढ़ा, और एक पंक्ति जो पहले अनदेखी रह गई थी, अब स्पष्ट हो उठी थी। अगर कभी सच दिखाना हो, तो आईने के पीछे देखना, वहां जहां रोशनी रुक जाती है। नयन का दिल धड़क उठा। आईने का पीछे वाला हिस्सा? दुकान में तो आईना दीवार से कसकर चिपका था। उसके पीछे कोई स्थान ही नहीं होना चाहिए था। फिर मीरा ने ऐसा क्यों लिखा? उसने आईने का फ्रेम पकड़ा और हल्का सा दबाव दिया। आईना हिला, बहुत धीमे, पर इतना कि वो समझ सके कि उसके पीछे कोई खाली जगह थी। बारिश की आवाज अचानक फिर थोड़ी तेज हो गई, जैसे आसमान भी चाहता हो कि नयन अब ये सच जान ले। उसे महसूस हुआ, कहानी अब अपनी असली दिशा में जा रही है, और जो भी उस आईने के पीछे है, वो सिर्फ मीरा का नहीं, बल्कि उसका अपना सच भी खोल देगा। उसे महसूस हुआ, कहानी अब अपनी असली दिशा में जा रही है, और जो भी उस आईने के पीछे है, वो सिर्फ मीरा का नहीं, बल्कि उसका अपना सच भी खोल देगा। नयन ने एक पल को गहरी सांस ली, जैसे अपने भीतर कहीं जमे हुए वर्षों की हिचकी को शांत कर रहा हो। उसने आईने के किनारे पर उंगलियां फिर से रखीं। फ्रेम पुराना था। लकड़ी के एक किनारे पर हल्का सा उखड़ा हुआ हिस्सा, मानो किसी के नाखून ने वहां कभी जल्दी में निशान छोड़ा हो। उसने धीरे से उसे दबाया। फ्रेम ने एक कराह जैसी आवाज की, बेहद हल्की, मगर दुकान की चुप्पी में वो आवाज किसी भूली हुई याद के दरवाजे की तरह लगी। बारिश की बूंदें कांच पर बहते बहते रेखाएं खींच रही थी, और उन रेखाओं की परछाइयां दुकान में ऐसे फैल रही थी जैसे कोई अदृश्य हाथ कमरे में चल रहा हो। नयन ने धीरे धीरे आईने को ऊपर की ओर उचका दिया, और जैसे ही फ्रेम कुछ इंच हटा, उसके पीछे अंधेरा नहीं, बल्कि एक पतली सी जगह दिखी, लगभग एक खांचे की तरह। उस खांचे में धूल जम चुकी थी, एक ऐसी धूल जिसमें समय की गंध बसी हुई थी। उसी धूल के बीच किसी कपड़े का कोना टिका था, नीला, बहुत फीका, जैसे पुराना दुपट्टा हो जिसने अपनी पहचान अब सिर्फ छाया में सहेज रखी हो। नयन का दिल एकदम नीचे गिरा। ये नीला रंग उसने कई बार देखा था। मीरा अक्सर इसी रंग का दुपट्टा ओढ़ती थी। हल्की हवा में उछलते हुए उसकी किनारियां दुकान में ऐसे घूमती जैसे कोई छोटी सी कविता हवा में तैर गई हो। वो कांपते हाथों से उस कपड़े को खींचने लगा। कपड़े के नीचे एक छोटा सा बंडल था, पतला, मगर उसमें कुछ ठोस रखा था। बंडल कपड़े में लिपटा हुआ था, किनारी पर धागे घिसे हुए, और बीच में समय की चुप्पी बांधती हुई एक गांठ। उसने गांठ खोली, और अंदर जो निकला वो एक छोटा सा धातु का लटकन था, जंग लगा, किनारों पर हल्की खरोंचें,
मगर बीच में एक बहुत छोटा सा उभरा हुआ अक्षर म, वही जो मीरा के हस्ताक्षर वाली पहली लकीर होती थी। नयन की उंगलियां लटकन पर फिसली। धातु बेहद ठंडी थी, पर उस ठंड में एक अजीब सी धड़कन थी, जैसे लटकन ने किसी की सांसें अपने भीतर कैद कर रखी हों। उस लटकन के पीछे एक छोटा सा मुड़ा हुआ कागज था, जिसे सबसे अंदर छुपाया गया था। कागज इतना कमजोर कि उसे छूते ही लगा कि वो टूट जाएगा। फिर भी उसने अपनी उंगलियों से उसे धीरे धीरे खोला और उस पर लिखे शब्दों ने उसकी सांसें रोक दी। लिखा था, अगर कभी मेरा सच जानना तो इस लटकन को रोशनी में देखना, इसमें वह दिखाई देगा जो आईने में कभी नहीं दिखता। नयन के हाथ थोड़ा सा कांपे। उसने दुकान की एकमात्र जलती हुई टॉर्च को उठाया और लटकन को उसकी रोशनी के सामने रखा। रोशनी पड़ते ही धातु के भीतर से एक बहुत हल्का सा निशान चमका। एक चेहरा, धुंधला मगर किसी लड़की का चेहरा। नयन का दिल सूख गया। उस चेहरे में वही आंखें थी, वही मुस्कान, वही कोमलता, मीरा की। लेकिन मीरा ने ये क्यों बनाया था? ये पीछे वाय छुपाया? और उसके सच में नयन का नाम क्यों आया था? तभी दुकान की घंटी ने फिर एक धीमी खनक की, मानो कोई बाहर खड़ा होकर सांस रोके सुन रहा हो। नयन ने दरवाजे की ओर देखा। कोई नहीं था। बाहर बस बारिश की धुंध और गली की वही पुरानी बुझी हुई नींद। उसने लटकन को अपने सीने के करीब रखा और अचानक उसे एहसास हुआ, इस आईने के पीछे जो सच है वो सिर्फ किसी राज का बोझ नहीं, बल्कि शायद किसी आखिरी पुकार का जवाब है जो सालों से उसके आने का इंतजार कर रही थी। उसने लटकन को अपने सीने के करीब रखा और अचानक उसे एहसास हुआ, इस आईने के पीछे जो सच है वो सिर्फ किसी राज का बोझ नहीं, बल्कि शायद किसी आखिरी पुकार का जवाब है जो सालों से उसके आने का इंतजार कर रही थी। दुकान के भीतर जैसे कुछ हल्का सा बदल गया। हवा वैसी ही थी, नमी वही, लेकिन माहौल में एक अनकहा कंपन था, जैसे दीवारें खुद अपनी सांस थाम कर खड़ी हों। नयन ने लटकन को हथेली में पलटा। उभार वाली मीरा की आकृति अब भी हल्की रोशनी में झिलमिला रही थी, पर उसका चेहरा मानो किसी और दिशा में देख रहा था, जैसे किसी छुपी हुई कहानी की ओर इशारा हो। उसने ध्यान से देखा। लटकन के पीछे एक छोटी सी दरार थी, इतनी बारीक कि सामान्य नजर से दिखती ही नहीं, पर टॉर्च की रोशनी में वो चमकती हुई सी लगी। नयन ने उंगलियों से उस दरार को थोड़ा दबाया। धातु के भीतर से एक बेहद हल्की सी क्लिक की आवाज आई, जैसे अंदर कोई छोटा सा हिस्सा खुलते हुए धीरे से सांस ले रहा हो। लटकन का पिछला हिस्सा कुछ मिलीमीटर खिसका और अंदर से एक क्षुद्र सा मोड़ा हुआ कागज मिला, इतना सूक्ष्म कि जरा सी हवा से उठ सकता था। नयन ने उसे हथेली पर रखकर खोला। उस पर बस कुछ लकीरें थी, बेहद छोटे अक्षरों में, कुंजी, आईने की छाया में। वो चौंका। कुंजी? कौन सी कुंजी? क्या ये आईने के पीछे बने उस खांचे की बात थी? उसने तुरंत आईने के पीछे वाले हिस्से की तरफ देखा। खांचा छोटा था, लेकिन गहरा भी। अंदर शायद कुछ और छुपा था। बारिश की टपटप अब थोड़ी तेज हो गई थी। ऐसा लगता था जैसे पूरे गांव पर कोई भारी बादल अपने रहस्य लेकर बैठा हो और उसे नीचे छोड़ने से पहले सिर्फ एक आखिरी संकेत देना चाहता हो। दुकान की लकड़ी की मेज पर रखा कंघी अचानक गिर पड़ी। कोई हवा नहीं थी, फिर भी वो फिसलकर नीचे आ गिरी, जैसे किसी ने अनदेखा हाथ लगाकर उसे चुपके से धकेला हो। नयन की सांसें धीमी हुई। वो कोई अंधविश्वासी आदमी नहीं था, पर दुकान की ये खामोशता अब उसे अपनी कहानी सुनाने को उतावली लग रही थी। उसने आईने के फ्रेम को दोनों हाथों से पकड़ा और धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकाया। खांचे में अब उसे एक हल्की धातु की चमक दिखी, जैसे कोई छोटा औजार, कोई चाबी या कोई टूटे हुए रिश्ते का जंग लगा टुकड़ा। उसने हाथ अंदर डाला। खांचा तंग था, उंगलियों को जगह ढूंढनी पड़ रही थी, और अचानक उसके नाखून से किसी ठंडी चीज की आवाज हुई।
वो वस्तु छोटी थी पर भारी, खांचे में अटकी हुई। उसने खींचा, धीरे, बहुत धीरे, और कुछ सेकंड बाद उसकी उंगलियों में एक जंग लगी छोटी सी चाबी थी, जिसकी दांतेदार किनारी पर वही मीरा वाली की उभरी हुई आकृति थी। उसके दिल के भीतर कुछ पिघला। ये चाबी मीरा की थी, पर ये यहां क्यों थी? मीरा ने इसे क्यों छुपाया था? और आईने की छाया का क्या मतलब था? उसने दुकान की रोशनी की दिशा को देखा। आईने पर पड़ने वाली एक हल्की टेढ़ी छाया फर्श पर एक अजीब सी रेखा बना रही थी, जैसे कोई नक्शा या कोई संकेत। वो झुककर उस छाया की दिशा देखने लगा। आईने की परछाई कमरे के उस कोने में जा रही थी जहां पुरानी लकड़ी की पेटी रखी थी। वही पेटी जिसके ऊपर कल तक कोई ध्यान नहीं देता था। पेटी का ढक्कन अधखुलासा था, जैसे किसी ने जल्दी में उसे बंद किया हो पर पूरी तरह बंद न कर पाया हो। नयन के भीतर कुछ भारी सा उठने लगा, जैसे कोई सपना अचानक याद आ जाए। उसने चाबी को कसकर पकड़ा और पेटी के पास गया। बारिश की आवाज उसके कदमों के साथ धीमी हो गई, जैसे उसके हर कदम का सुर बदल रहा हो। पेटी के ताले में एक छोटा सा छेद था। ताला भले टूटा हुआ था, लेकिन छेद पर अब भी किसी अनकहे किस्से की धूल जमी थी। उसने चाबी को उसमें लगाया और एक क्लिक, बेहद धीमी मगर किसी लंबी प्रतीक्षा के खत्म होने जैसी। पेटी का ढक्कन कुछ मिलीमीटर ऊपर उचका और नयन के दिल में अचानक एक अजीब सी कंपकंपी फैल गई। उसने बहुत धीरे धीरे ढक्कन उठाया। अंदर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में भी कोई चीज चमकी, कोई ऐसी चीज जो शायद मीरा की आखिरी बातों की धड़कन अपने अंदर छुपाए बैठी थी। और नयन जानता था, अब कहानी किसी मोड़ पर ले जा रही है, जहां से लौटना शायद उतना आसान नहीं होगा। और नयन जानता था, अब कहानी किसी मोड़ पर ले जा रही है, जहां से लौटना शायद उतना आसान नहीं होगा। पेटी के अंदर की हवा ठंडी थी, जैसे किसी ने कई सालों से बंद पड़े एक वाक्य को अचानक खोल दिया हो, और अब वो वाक्य धीरे धीरे सांस ले रहा हो। नयन ने टॉर्च का हल्का सा झुकाव किया और रोशनी पेटी के भीतर उतरी। पहले बस धूल दिखाई दी, फिर धीरे धीरे एक सफेद कपड़ा, बहुत पुराना, किनारों पर हल्का सा पीला पड़ चुका, और उसके नीचे कुछ ऐसा था जो अंधेरे में भी अजीब तरह से चमक रहा था। उसने कपड़ा हटाया और उसके हाथ कुछ सेकंड के लिए थम गए। वहां एक छोटा गोल आईना था, इतना छोटा कि हथेली में आ जाए, लेकिन उसके पीछे की लकड़ी पर वही उभार उभरा हुआ था। मीरा का वही निशान, वही छाप जो उसके नाम की पहली सांस थी। नयन ने आईना उठाया। उसका वजन बहुत हल्का था, पर वो हल्कापन भी एक अजीब बोझ की तरह लगा। आईने की सतह पूरी तरह धुंधली थी, जैसे कोई उसे सालों से छूता नहीं था, या जैसे किसी ने जानबूझकर उस पर अपनी उंगलियों की छापें छोड़ दी हों ताकि वो साफ न दिख सके। उसने अपनी हथेली से आईने की सतह पोंछी। धुंध थोड़ी हटकर एक हल्की सी चमक में बदल गई, और तभी उस छोटे आईने में उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया जो दुकान में कहीं नहीं था। एक परछाई, किसी लड़की की, खिड़की के पास खड़ी हुई। नयन ने पलटकर देखा। दुकान में कोई नहीं था, सिर्फ हवा की हल्की आवाज और बारिश की धीमी धीमी छन-छन। उसने फिर आईने में देखा। परछाई इस बार थोड़ी और साफ थी। लंबे बाल, हल्की सी झुकी गर्दन, और ऐसा लगा जैसे वह किसी अनदेखी बात को सुन रही हो। नयन के गले से आवाज ही नहीं निकली। उसके कदम अपने आप पीछे हटे, लेकिन उसके हाथ में आईना ऐसे चिपका था जैसे उसमें कोई अदृश्य धड़कन धड़क रही हो। उसने धीरे से आईने को नीचे किया, और तभी उसकी नजर पेटी में रखे दूसरे सामान पर पड़ी। वहां एक छोटा, मोड़ा हुआ नोटबुक था, बहुत पतला, शायद सिर्फ कुछ पन्नों का। उसके कवर पर उभरी हुई एक रेखा थी, जैसे किसी ने जल्दी में कुछ खरोंच कर लिखा हो और फिर मिटाने की कोशिश की हो। उसने नोटबुक खोली।
पहले कुछ पन्ने खाली थे, सिर्फ हल्की धूल की खुशबू से भरे। फिर एक पन्ने पर अचानक लिखावट उभरी, अगर आईना दिखाने लगे तो समझना कि मैंने हिम्मत करके सच कह दिया था। नयन की सांसें तेज होने लगी। ये मीरा की लिखावट थी। वही गोल अक्षर, वही हल्का सा झुकाव, वही स्याही की नमी। उसने अगला पन्ना पलटा। वहां सिर्फ एक ही पंक्ति थी। उस रात मैंने कुछ नहीं छुपाया था, मैंने सिर्फ तुमसे कहना चाहा था। फिर लिखावट अचानक टूट गई थी, जैसे कोई हाथ लिखते लिखते कांप गया हो। नयन के कान गर्म होने लगे, जैसे कोई पुराने शब्द उसके भीतर कहीं से उठ रहे हों। मीरा, तुम क्या कहना चाहती थी? वो खुद से फुसफुसाया। तभी दुकान की खिड़की से एक बूंद नीचे गिरी और सीधे उस छोटे आईने पर टपकी, जो अभी भी उसके हाथ में था। आईने पर गिरते ही वो बूंद धीरे धीरे फैली और अचानक मीरा की धुंधली परछाई ओझल हो गई। लेकिन उसकी जगह एक और छवि उभरी, नयन की। मगर ये नयन अभी का नहीं था। ये वो नयन था जो सालों पहले की उस रात में खड़ा था, थका हुआ, उलझा हुआ, और मीरा से कोई महत्वपूर्ण बात सुनने से पहले ही दुकान छोड़कर बाहर चला गया था। नयन के शरीर में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। आईना सिर्फ परछाई नहीं दिखा रहा था, वो दिखा रहा था कि उस रात क्या रह गया था, क्या रुक गया था, और किस जगह बोलना अधूरा रह गया था। उसने छोटी नोटबुक को सीने से लगाया और उसी पल दुकान के दरवाजे पर एक धीमी दस्तक हुई। नयन ठिठक गया। दुकान में कोई नहीं था, बाहर सिर्फ बारिश। फिर दस्तक दोबारा हुई, इतनी हल्की कि जैसे किसी ने उंगली की पीठ से दरवाजे को छुआ हो। नयन ने आईने में देखा। आईने की धुंधली परत में अब कोई परछाई नहीं थी, मगर दरवाजे की ओर जाती एक लंबी सी छाया दिख रही थी, मानो कोई उसे वहां बुला रहा हो। उसने कदम आगे बढ़ाया। उसके दिल की धड़कन उस धीमी बारिश के सुर में भी सुनाई दे रही थी। और यही वो क्षण था जहां नयन समझ गया, मीरा की कहानी सिर्फ कागजों में नहीं छिपी, वो शायद अभी भी यहां है, कहीं बहुत पास। और यही वो क्षण था जहां नयन समझ गया, मीरा की कहानी सिर्फ कागजों में नहीं छिपी, वो शायद अभी भी यहां है, कहीं बहुत पास। नयन कुछ सेकंड तक दरवाजे को देखता रह गया। बारिश की फुहारें कांच पर लकीरें उतार रही थी, और उन लकीरों की परछाइयों में उसे ऐसा लगा जैसे कोई उंगली धीरे से कांच पर लिख रही हो, जैसे कोई नाम, कोई याद, कोई पुकार। उसने हिम्मत करके दरवाजे की ओर 2 कदम बढ़ाए। उस पुरानी लकड़ी के फ्रेम से हल्की सी नमी की महक उठ रही थी, वही महक जो कभी मीरा के गीले दुपट्टे से आती थी जब वो बारिश में भीगकर दुकान आती थी और कहती थी, नयन, बारिश सब धो देती है, बस मन में जमा हुई बातें नहीं। उसकी सांस अटक गई। वही आवाज आज भी उसके कान में कहीं गूंजती सी लगी। उसने धीरे से दरवाजे का कुंडा पकड़ा। उसकी उंगलियां ठंडी पड़ गई और दरवाजा खोला, पर बाहर कोई नहीं था। बस सड़क की मिट्टी, बारिश की हल्की धुंध और दूर कहीं रात का एक छोटा सा दीपक, जो शायद किसी के चौखट पर बुझते बुझते फिर चमक उठा था। नयन का दिल और भी भारी हो गया। उसने चाहा कि कोई दिख जाए, कोई भी, जिससे वो पूछ सके कि वो दस्तक किसकी थी। पर हवा ने उसका एक भी सवाल वापस नहीं किया। वो धीरे से पलटा और दुकान के अंदर आया, लेकिन अंदर आते ही उसने देखा कि आईने की सतह पर कुछ बदल गया था। एक हल्की सी लकीर, जैसे किसी ने अंदर से उंगली फिराई हो। उसने टॉर्च उठाई और आईने के सामने गया। लकीर थोड़ी मुड़ी हुई थी, जैसे किसी ने उसका ध्यान किसी दिशा में खींचा हो, दुकान के दूसरे कोने की तरफ। नयन ने उधर देखा। वही पुरानी कुर्सी, जिसके पास बीते हुए वर्षों का सन्नाटा पड़ा रहता था, अब कमरे की बाकी परछाइयों से थोड़ी अलग लग रही थी, जैसे वो किसी हल्के स्पर्श से अभी अभी हिली हो। वो धीरे धीरे उस कुर्सी के पास गया। लकड़ी की सतह पर उंगली फिराने पर धूल का एक छोटा पैटर्न उखड़ा,
जैसे किसी ने कुछ देर पहले वही बैठकर हाथ टिकाया हो। नयन का गला सूखता जा रहा था। उसने छोटे आईने को जेब से निकाला और कमरे की ओर घुमाते हुए उसके प्रतिबिंब को देखा। पहले कुछ नहीं, सिर्फ वही धुंधली परछाइयां। फिर अचानक एक पल के लिए कुर्सी के पास एक हल्की, बहुत ही हल्की सी आकृति दिखी, मीरा जैसी, पर इतनी धुंधली कि नयन ने खुद को रोक कर देखा कि कहीं ये उसकी कल्पना तो नहीं। आईने की सतह पर एक पल के लिए ये आकृति जैसे सांस लेकर मिट गई। नयन पीछे हट गया। उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी और उम्मीद दोनों साथ चल रही थी। कुछ जैसे उसे पुकार रहा था, लेकिन साथ ही छुप भी रहा था, जैसे सच अभी खुलेगा नहीं, पर दूर भी नहीं जाएगा। उसने उस कुर्सी के नीचे झुककर देखा। वहां फर्श की दरारों के बीच एक छोटा, गहरा निशान था, जैसे किसी ने वहां कुछ रखा हो और फिर हटा लिया हो। उसने उंगलियों से उस जगह को छुआ। धूल थोड़ी अलग थी, जैसे हाल ही में हली हो। मीरा, तुम क्या ढूंढ रही थी? शब्द उसके होठों पर अपने आप आ गए। दुकान की हवा में एक अजीब सी नरमी फैल गई, जैसे किसी ने उसके सवाल को सुना हो। वो उठ खड़ा हुआ और आईने की तरफ देखा। आईने की दरार में नमी जमा होकर एक बूंद के रूप में नीचे फिसल रही थी, और उस बूंद ने नीचे गिरते हुए एक छोटी सी रेखा बनाई, एक सीधी रेखा जो फर्श की ओर इशारा कर रही थी। नयन का दिल धड़क उठा। आईना उसे दिशा दे रहा था। उसने फर्श पर झुककर देखा। वहां लकड़ी की पट्टी में एक बहुत पतली सी उभार था, जैसे उसके नीचे कोई छोटी सी खोखली जगह हो। उसने उंगलियों से उसे हिलाया। पट्टी हल्की सी खिसकी, जैसे सालों पुराना राज अपनी जगह से फिसल रहा हो। नीचे एक छोटा खांचा था, गहरा नहीं, पर इतना कि उसमें कुछ छुपाया जा सके। उसने उसमें हाथ डाला। अंदर कुछ कागज जैसा मुलायम और कुछ धातु जैसा ठंडा लगा। जब उसने उसे बाहर निकाला, उसका दिल एक पल को थम गया। उसके हाथ में एक और पुराना कागज था, मुड़ा हुआ, भीगा नहीं, लेकिन उसकी किनारियां समय की चुप्पी से भर चुकी थी, और उसके साथ एक छोटा सा लॉकेट जैसा धातु का टुकड़ा, जिस पर उभरा था न। नयन स्तब्ध रह गया। मीरा ने म अपने पास रखा था, और न इस फर्श के नीचे। रोशनी और छाया, दोनों मूर्तियां अब दो नाम बन गई थी। और यही वो पल था जब नयन समझ गया, मीरा ने कुछ कभी अधूरा नहीं छोड़ा था। ये कहानी दो हिस्सों में बंटी थी, और शायद अब पहली बार, इतने वर्षों बाद, वो उन दोनों को एक साथ देखने वाला था। और यही वो पल था जब नयन समझ गया, मीरा ने कुछ कभी अधूरा नहीं छोड़ा था। ये कहानी दो हिस्सों में बंटी थी, और शायद अब पहली बार, इतने वर्षों बाद, वो उन दोनों को एक साथ देखने वाला था। नयन ने हथेली खोली। म और न, दो छोटे छोटे उभरे हुए अक्षर, जैसे दो धड़कनों की अलग अलग धुनें, जो कई सालों से अलग बज रही थी, और आज अचानक एक ही सुर में आने को बेताब हों। उसने दोनों धातु के टुकड़ों को साथ रखा। उनके किनारे बिल्कुल मेल खाते थे, जैसे किसी ने इन्हें एक ही सांचे से बनाया हो, फिर उनको दो अलग दिशाओं में भेज दिया गया हो। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही दोनों उभारों के बीच एक छोटी सी लकीर चमकी, हल्की, लेकिन इतनी जीवंत कि नयन के भीतर कोई पुराना शब्द हिल गया। वो थोड़ा रुककर बैठ गया। फर्श की ठंडक उसके पैरों तक उतरती गई, मगर उस ठंड में भी कुछ गर्म था, कुछ ऐसा जो मीरा की उपस्थिति की तरह महसूस होता था। उसने धीरे धीरे वो पुराना कागज खोला जो खांचे से निकला था। कागज की सतह थोड़ी खुरदरी थी, और स्याही इतनी फीकी कि शुरू में कुछ दिखा ही नहीं। उसने टॉर्च की रोशनी को बिल्कुल सीधा रखा। अब शब्द धीरे धीरे उभरने लगे। अगर ये तुम्हें मिले, नयन, तो समझ लेना कि मैं कभी गई नहीं थी। कुछ बातें मैं कह नहीं पाई, क्योंकि तुम्हारे जाने की आहट ज्यादा तेज थी, और मेरी आवाज बहुत धीमी। नयन की उंगलियां कांप गई। वो पन्ने पर झुका
जैसे वो मीरा की सांस को महसूस करना चाहता हो। पन्ने के नीचे लिखा था, आईने में जो दिखता है वो छवि होती है, लेकिन जो नहीं दिखता वो सच होता है। मेरा सच तुम्हारे लिए था, इसलिए मैंने उसे अलग जगह संभाल दिया। नयन का दिल धड़कने लगा। क्या मीरा उसे बताना चाहती थी कि वो उससे कुछ कहना चाहती थी, कि वो उसकी? उसने अपनी सांस रोकी और अगली पंक्ति पढ़ी। मैं उस रात दुकान आई थी। तुमने मुझसे नजरें चुरा ली। शायद किसी बात से परेशान थे। मैंने तुम्हारे पीछे न रख दिया और अपनी मां अपने साथ ले गई, क्योंकि सच हम दोनों से मिलकर पूरा होता था। नयन की आंखें भर गई। धुंधली रोशनी में अक्षर पानी की तरह तैरते दिखे। उसके अंदर वर्षों से दबा हुआ एक भारी वाक्य जैसे अचानक बाहर आने को तैयार हो गया। उसने पन्ने को पलटा। पीछे एक छोटा सा वाक्य और लिखा था, तुमसे कहना चाहती थी, पर उस रात तुम्हारे कदम तेज थे और मेरे शब्द धीमे। उसके सीने में कुछ टूटकर भी ठीक हो रहा था, जैसे दो विपरीत भावनाएं एक ही सांस में समा गई हों। उसने आईने की तरफ देखा। उसकी दरार में अब पहले जैसी ठंडक नहीं थी, बल्कि उसमें हल्की सी चमक थी, जैसे कोई रोशनी भीतर से बाहर आने को तैयार हो। फिर अचानक उस छोटे आईने में कुछ हिला। नयन ने उसे उठाकर देखा। इस बार उसमें कोई परछाई नहीं थी, बल्कि दो लटकन साथ रखे हुए दिखाई दे रहे थे, म और न, जैसे आईना बता रहा हो कि कहानी भीतर नहीं, बाहर आ चुकी है। और उसी क्षण दुकान की दीपक वाली ओर से एक बहुत हल्की, बहुत धीमी सी खुशबू आई। वैसी ही खुशबू जो मीरा के दुपट्टे में बसती थी, मिट्टी और फूल की मिलीजुली। नयन ने सिर उठाया। वही, उसी कुर्सी के पास। हवा की एक परछाई हिली। वो आवाज नहीं थी, नहीं दृश्यमान आकृति, बस एक एहसास, जैसे कोई बहुत नर्म सी हाजिरी कमरे में पसरी हुई हो। नयन ने बहुत धीरे से कहा, मीरा। दुकान की हवा हल्के से कांपी, जैसे किसी ने उसका नाम सुना हो। और फिर दीवार की दरार से एक छोटी सी नमी की बूंद नीचे गिरी और फर्श पर गिरकर दो छोटी रेखाओं में बंट गई, एक म जैसी और एक न जैसी। नयन ने अपनी पलकों को बंद कर लिया और पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो इस कहानी में अकेला नहीं है। नयन ने अपनी पलकों को बंद कर लिया और पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो इस कहानी में अकेला नहीं है। कमरे की हवा अब पहले जैसी ठंडी नहीं थी। उसमें एक नरमी थी, जैसे किसी ने धीरे से उसकी उंगलियों को छुआ हो। दुकान के बाहर बारिश की आवाज धीमी होकर एक लोरी जैसी लग रही थी। सड़क पर गिरती हर बूंद एक नई कहानी की परत को धोती जा रही थी। नयन ने दोनों लटकनों म और न को हथेली में कसकर पकड़ा और धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसके कदम आईने की ओर बढ़े, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। आईने की सतह अब पूरी तरह साफ नहीं थी, लेकिन उस पर जमी हल्की धुंध में कुछ उभर रहा था। कोई आकृति नहीं, बल्कि जैसे कोई अक्षर, कोई लकीर, कोई अनकही आहट। जब नयन पास पहुंचा, आईने की दरार में जमी रोशनी थोड़ी झिलमिलाई और उसे लगा जैसे आईना खुद उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। उसने हथेली को आईने पर रखा। आईने की ठंडक इस बार चुभी नहीं, बल्कि किसी पुरानी याद की तरह कोमल लगी। और तभी आईने की सतह पर हल्के से फैलते हुए धुंध ने एक आकृति बनानी शुरू की। कंधे, बाल और एक चेहरा, इतना धुंधला कि वो साफ नहीं दिख रहा था, पर इतना करीब कि वो दूरी महसूस ही नहीं हो रही थी। वो आकृति धीरे धीरे मुड़ी और नयन की सांसें एक पल को थम गई। चेहरे की धुंधली रेखाएं मीरा से मिलती थी, पर ये मीरा नहीं थी, ये मीरा की याद थी। वो आकृति आईने में स्थिर रही, लेकिन उसके पीछे जैसे कोई और छवि उभर रही थी। एक खिड़की, एक रात, और वही पल जब नयन दुकान से बाहर निकल गया था और मीरा ने पीछे से कुछ कहने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी आवाज उसकी अपनी बेचैनी में खो गई थी।
नयन की आंखें भर आई। मीरा, मैं रुक क्यों नहीं पाया उस रात, उसने धीरे से कहा। आवाज इतनी टूटी हुई कि वो खुद भी मुश्किल से सुन पाया। आईने की आकृति कुछ पल स्थिर रही, फिर धुंध का एक बहुत हल्का कंपन हुआ, जैसे किसी ने उसे सुना हो। दुकान की पुरानी कुर्सी के पास हवा हल्के से घूमी और उसी घूम में एक धुंधला, बहुत ही मुलायम सा एहसास उठा, जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। नयन पलटा, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा और मीरा की उपस्थिति का एक छोटा सा अंश। उसकी उंगलियां दोनों लटकनों पर कस गई। वो कुर्सी के पास बैठ गया। फर्श पर गिरा वो कागज अभी भी आधा खुला पड़ा था। उसकी लिखावट धीमी बारिश के बीच थोड़ी चमकती हुई। उसने कागज को उठाया और इस बार किसी चमत्कार की तरह अक्षर पहले से साफ दिख रहे थे। शायद नमी ने स्याही को भी जागने पर मजबूर कर दिया था। लिखा था, मैंने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा है। अगर तुम कभी लौटे तो तुम्हें वह रास्ता दिख जाएगा। मुझे डर था कि तुम कभी ना आओगे, इसलिए मैंने ये आईना रखा ताकि वो तुम्हें तुम्हारे ही कदमों की ओर लौटाए। नयन की सांस भर आ गई। मीरा ने सचमुच उसकी वापसी की कल्पना की थी और उसी आशा पर एक कहानी छुपा दी थी। उसने नीचे के शब्द पढ़ने की कोशिश की। अगर तुम देख सको तो जान लेना कि मैंने कभी तुमसे दूर नहीं जाना चाहा। उसके दिल में एक पुरानी, बहुत पुरानी टीस उठी, जैसे किसी ने उसकी आत्मा के किसी कोने को धीरे से छुआ हो। बाहर बारिश की आवाज थोड़ी और गहरी हो गई, जैसे कहीं दूर बादल कोई धीमा गीत गुनगुना रहे हों। नयन ने अपने चेहरे पर हाथ रखा। शायद वो आंसू थे, शायद सिर्फ नमी, पर उसकी दृष्टि थोड़ी धुंधली हो गई। तभी कमरे की नमी में हल्की सी खुशबू घुली, मीरा की वही खोई हुई खुशबू। उसने सिर उठाया और इस बार उसे साफ महसूस हुआ कि कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा है, इतना पास कि उसके कानों के पास एक बहुत ही धीमी सांस जैसी आह मिली। ये आवाज शब्द नहीं थी, लेकिन एक कहने की चाह जरूर थी। नयन ने आंखें बंद कर ली और पहली बार उसे महसूस हुआ कि आईने का सच सिर्फ उसके सामने नहीं, उसके भीतर भी खुल रहा है। नयन ने आंखें बंद कर ली और पहली बार उसे महसूस हुआ कि आईने का सच सिर्फ उसके सामने नहीं, उसके भीतर भी खुल रहा है। कमरे का वातावरण जैसे किसी अनदेखी हल्की रोशनी से भर गया था। बारिश की आवाज अब उतनी भारी नहीं लग रही थी, बल्कि जैसे कोई धीमी थपकी दे रही हो, किसी पुरानी थकान को सुला रही हो। नयन ने दोनों लटकनों म और न को अपनी उंगलियों में धीरे से घुमाया। धातु की सतह हल्की ठंडी थी, लेकिन उस ठंड में भी कोई गहरा अपनापन था, जैसे किसी प्रिय स्मृति का स्पर्श। उसने धीरे से अपनी हथेली आईने पर रखी। इस बार आईने में कोई छवि नहीं बनी, कोई परछाई नहीं आई, लेकिन उसकी हथेली के नीचे एक बहुत हल्की धड़कन महसूस हुई, जैसे आईना किसी लय में सांस ले रहा हो। उसी पल दुकान की लकड़ी की फर्श ने धीमे से चरमराकर एक आवाज दी, ऐसी आवाज जैसे कोई कदम अपने भार के साथ बहुत धीरे कमरे में उतरा हो। नयन ने सिर उठाया। कुर्सी के पास, वही जगह जहां कुछ देर पहले हवा की हल्की गूंज से एक आकार सा बना था, अब और भी शांत दिख रहा था, लेकिन उस शांति में भी एक जीवंतता थी, जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। वो फर्श पर बैठा रहा। कमरे की खामोशी में उसके दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। आईने की दरार से एक नमी की बूंद फिर नीचे आई और इस बार सीधे नाय वाले छोटे लटकन पर गिरी। बूंद गिरते ही धातु पर एक हल्की चमक उभरी और फिर धीरे धीरे दोनों लटकनों के उभरे हुए अक्षर आपस में ऐसे जुड़े हुए प्रतीत हुए जैसे कोई अदृश्य धागा उन्हें एक कर रहा हो। नयन को महसूस हुआ कि उसके भीतर बहुत गहरे कहीं कुछ पिघल रहा है, जैसे कोई सालों पुराना सवाल अपना जवाब खोज रहा हो। उसने धीरे से फर्श के पास रखी पुरानी नोटबुक उठाई। उसका एक पन्ना आधा मुड़ा हुआ था।
जब उसने उसे सीधा किया तो पीछे एक नया वाक्य उभरा, ऐसा वाक्य जिसे शायद नमी ने अभी अभी उजागर किया था। अगर तुमने कभी सोचा हो कि मैं क्यों नहीं बोली, तो जान लेना कि कुछ बातें सिर्फ सुनने वाले के लौटने पर ही खुलती हैं। नयन की उंगलियां थम गई। ये पंक्ति जैसे सीधे उसके दिल में रखी गई थी। उसने उस रात को याद करने की कोशिश की जब वो दुकान छोड़कर जल्दी में निकल गया था। उसने मीरा की आंखों को भी ठीक से नहीं देखा था। शायद अगर वो बस एक पल ठहर जाता, शायद अगर वो उसके शब्द सुन लेता, तो ये कहानी आज इतनी भारी न होती। उसकी आंखें नम हो गई। कमरे में हवा एक बार फिर हिली, इस बार खिड़की की ओर से। बारिश की हल्की बूंदें अब कांच पर टकराकर कमरे में एक ठंडी रोशनी फेंक रही थी। उस रोशनी में अचानक फर्श पर एक छोटा सा प्रतिबिंब बना, जैसे किसी चेहरे का धुंधला रूप। नयन का दिल धड़क उठा। वो उठकर खिड़की के पास गया, लेकिन बाहर सिर्फ धुंध और बारिश थी। उसने धीरे से खिड़की की लकड़ी को छुआ। लकड़ी नम थी और उस नमी में उसे ऐसा लगा जैसे किसी की उंगलियों के निशान हों। वही पतली, मुलायम उंगलियां जिन्हें वो वर्षों पहले जानता था। उसने धीमे से कहा, मीरा, तुम चाहती थी कि मैं लौटूं? उसकी आवाज टूट गई और उसी पल आईने से एक हल्की रोशनी फर्श पर पड़ी। इतनी कोमल, इतनी क्षीण, जैसे कोई मुस्कान नजर झुकाकर चल दी हो। ये रोशनी सीधी उस कुर्सी तक जा रही थी, उसी कुर्सी के नीचे जहां पहले वो छोटा लटकन न मिला था। नयन धीरे धीरे वहां गया। कुर्सी के पाए के पास फर्श पर एक बेहद पतली रेखा थी, जैसे किसी ने जल्दी में कोई संकेत बनाया हो। उसने उंगली से उसे छुआ। रेखा एक हल्की सी धूल की परत को उठाती हुई धीरे से फैल गई और उसके नीचे छोटे छोटे अक्षर उभरे, इतने हल्के कि सामान्य रोशनी में दिखते ही नहीं। अक्षरों में लिखा था, मैं यही थी। नयन का दिल एकदम सिकुड़कर फिर धीरे से फैल गया, जैसे कोई पुरानी गांठ खुलने लगी हो। उसने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और पहली बार उसे महसूस हुआ कि मीरा कभी गई ही नहीं थी। वो बस उसी आवाज का इंतजार कर रही थी जो आज उसके होठों पर आई थी। और पहली बार उसे महसूस हुआ कि आईने का सच सिर्फ सामने नहीं, भीतर खुल रहा है। नयन धीरे से उठ खड़ा हुआ। उसके कदम अब बहुत हल्के हो गए थे, जैसे दुकान की फर्श ने उसकी पुरानी थकान खींचकर कहीं अपने भीतर रख ली हो। उसने म और न वाले दोनों लटकनों को जोड़कर देखा। दोनों के बीच की दरार बिल्कुल वैसे ही भर गई जैसे दो अलग छोरों की कहानियां आखिरकार एक दूसरे तक पहुंच जाए। दुकान के कोने में रखी लकड़ी की मेज पर बारिश की एक बूंद गिरकर फैल गई। उस फैलाव में उसे ऐसा लगा जैसे कोई रास्ता खुल रहा हो, कोई दिशा जो सीधे उस जगह की ओर ले जाती हो जहां मीरा कभी बैठकर उससे अपने मन की बातें करना चाहती थी। उसने कदम बढ़ाए और दुकान के उस गहरे हिस्से में गया जहां टूटी अलमारी खड़ी थी। अलमारी के दरवाजे थोड़े खुले थे, जैसे किसी ने उन्हें छुपकर देखने के लिए बनाए रखा हो। उसने दरवाजा और खोला। अंदर कुछ भी खास नहीं था, बस पुराने तौलिए, एक टूटी कैंची और नीचे फर्श पर एक बहुत पतला सा कागज। उस कागज पर कोई शब्द नहीं था, बस एक हल्की सी अनियमित रेखा जो ठीक वैसे मुड़ती थी जैसे आईने की परछाई फर्श पर फैली थी। नयन उस रेखा का पीछा करने लगा। रेखा उसे दुकान की पिछली दीवार तक ले गई जहां हल्की सी हवा चल रही थी, जबकि कोई खुली खिड़की वहां थी ही नहीं। उसने हथेलियां दीवार पर रखी और एक जगह पर प्लास्टर उखड़ गया। उसके पीछे एक छोटी सी धातु की प्लेट छुपी थी जिस पर सिर्फ एक वाक्य उकेरा था, सच हमेशा बाहर से नहीं खुलता, कभी कभी अंदर से दरवाजा धकेलना पड़ता है। नयन ने समझने की कोशिश की। क्या मीरा उसे अपने दिल की बात सुनाना चाहती थी? क्या वो उस रात दुकान में इसीलिए आई थी? और उसने दरवाजे की तरफ मुड़कर वही परछाई देखी, एक धीमी, बहुत ही कोमल सी हलचल, जैसे मीरा की सांस उस जगह तक ठहर कर आई हो।
उसने फर्श पर वापस झुककर दोनों लटकनों को रेखा के ऊपर रखा, और जैसे ही धातु लकड़ी से लगी, एक हल्की सी खटकी आवाज हुई। पुरानी अलमारी की सबसे निचली पट्टी अपने आप खुल गई। उसके भीतर एक पतली छोटी सी डायरी थी, वही डायरी जो मीरा हमेशा साथ रखती थी और किसी को देखने नहीं देती थी। नयन ने डायरी उठाई। उसके पन्ने ठंडे थे, लेकिन ठंड में भी एक हल्की कंपी थी, जैसे पन्ने उसकी उंगलियों के इंतजार में थे। उसने पहला पन्ना खोला। ऊपर लिखा था, अगर किसी दिन तुमने अपने कदम वापस मोड़े तो यही से शुरू करना। नयन की सांसें गहरी होने लगी और कहानी एक और परत खोलने को तैयार थी। कमरे की वही नर्म भारी हवा उसके चारों ओर किसी अदृश्य धड़कन की तरह तैर रही थी। जैसे पाठ 10 के आखिरी पलों में खुला हुआ वो सच अब और गहरा होने के लिए तैयार बैठा हो। नयन फर्श के पास झुका हुआ था, जहां दोनों लटकन म और न धीमी रोशनी में ऐसे चमक रहे थे जैसे दो आधे वाक्य आखिरकार एक साथ मिलने का साहस जुटा चुके हों। दुकान में बनी खामोशी एक नई दिशा में बह रही थी। हवा में अब वो अकेलापन नहीं था, बल्कि एक हल्की सी गर्म आहट थी जो किसी की उपस्थिति का भरोसा देती लग रही थी। नयन ने धीरे से दोनों लटकनों को उठाया और उन्हें पास पास रखा। जैसे ही धातु एक दूसरे को छुआ, एक बहुत हल्का सा खनक उठा, इतना हल्का कि शायद हवा का खेल समझा जा सकता था। लेकिन उस खनक के भीतर कोई भाव था, कोई स्मृति का धागा जो वर्षों की दूरी के बाद फिर से जुड़ना चाह रहा था। आईने की सतह पर अचानक धुंध फिर से फैलने लगी, लेकिन इस बार उसमें कोई चेहरा नहीं, बल्कि सिर्फ एक रेखा उभरी, एक चौड़ी चमकीली रेखा जो फर्श की ओर इशारा कर रही थी, ठीक उसी दिशा में जहां नयन कुछ देर पहले बैठा था। उसने उस दिशा में टॉर्च घुमाई और देखा कि फर्श की लकड़ी की पट्टी के नीचे जो छोटा सा खांचा वो पहले खोल चुका था, उसके बिल्कुल बगल में एक और पतली, बहुत ही बारीक दरार थी। इतनी बारीक कि उसे रोशनी के बिना कभी दिख ही नहीं सकती थी। नयन झुका, उंगलियों से उस दरार को छुआ। लकड़ी ने एक बेहद हल्की सी कंपन दी, जैसे कोई बोझ उसके भीतर छुपा हो और अब बाहर आने की राह खोज रहा हो। उसने पट्टी पर दबाव डाला। पट्टी हिली नहीं। थोड़ा और दबाया, फिर भी नहीं। फिर उसने बहुत धीरे से दोनों लटकनों को उसी पट्टी के ऊपर रखा, और जैसे ही वे लकड़ी से छुए, पट्टी ने एक बहुत धीमी सांस जैसी आवाज की और 1 मिलीमीटर ऊपर उठ गई। नयन का दिल धड़क उठा। उसने उंगलियों से धीरे धीरे पट्टी को उठाया। नीचे एक छोटा चौकोर हिस्सा था, लगभग हथेली जितना, जिस पर किसी ने एक पतली सी काली रेखा खींची थी, उसी शैली की जैसी मीरा अपनी लिखावट की आखिरी लकीरें बनाती थी। उसने उस छोटे लकड़ी के ढक्कन को उठाया। अंदर एक मोड़ा हुआ कागज का टुकड़ा था और उसके नीचे एक बहुत छोटी कांच की शीशी जो आधी भरी हुई थी, किसी हल्की पारदर्शी द्रव से। नयन की उंगलियां कांप गई। ये क्या था? उसने पहले कागज उठाया। इस बार लिखावट साफ थी, जैसे कागज ने भी अपना सच संभाल कर रखा हो। अगर ये तुम्हें मिला है, नयन, तो समझना कि तुमने सुनना शुरू कर दिया है। वो बात जो उस रात कहनी थी, वो सिर्फ एक नाम नहीं थी, वो एक वादा था। नयन की आंखें धीरे धीरे भीगने लगी। उसने अगले शब्द पढ़े। मेरी हर चुप्पी के पीछे तुम थे। मैंने इस शीशी में कुछ छुपाया नहीं। ये सिर्फ वो अंतिम बूंद है जिसे मैंने तुम्हारे लिए बचाया था, ताकि अगर तुम कभी लौट आओ तो मैं तुम्हें पहचान सकूं, उस खुशबू से जो सिर्फ तुम्हारी थी। नयन के हाथ से कागज कांपता हुआ नीचे गिरने लगा, पर उसने उसे पकड़ लिया। शीशी को उठाया। उसमें हल्की, बहुत परिचित सी खुशबू थी, वही जो उसके कपड़ों में रहती थी जब वो गांव छोड़कर पहली बार शहर गया था। वही जो मीरा ने शायद उस रात महसूस की होगी जब वो उसे पुकार नहीं पाई। उसकी सांस रुकने लगी। सीने में वर्षों का न बोला हुआ,
दर्द भरने लगा। कमरे में हल्की सी हवा चली और आईने की सतह पर फिर धुंध जमी। धीरे धीरे धुंध के भीतर एक बहुत हल्की आकृति उभरी, मीरा की। इस बार पहले से ज्यादा स्पष्ट, जैसे वो कह रही हो, तुम समझने लगे हो। नयन। नयन की आंखें भर आई। लटकनों की धातु अब उसके हाथों में गर्म लग रही थी, जैसे किसी ने उन्हें अपनी उंगलियों में थाम लिया हो। और उसी क्षण उसे एहसास हुआ, ये कहानी अब अंत की ओर नहीं जा रही, ये किसी पुराने वादे की ओर लौट रही है। नयन ने अपनी आंखें बंद कर ली और पहली बार उसे महसूस हुआ कि आईने का सच सिर्फ उसके सामने नहीं, उसके भीतर भी खुल रहा है। कमरे की हवा और भी शांत हो गई, मानो किसी ने समय को धीमा करके उस पल को थाम लिया हो। नयन ने धीरे से पलकों को खोला। उसके हाथ में म और न वाली धातु अब गर्म महसूस हो रही थी, जैसे किसी ने उन्हें अभी अभी छुआ हो। वो उठकर आईने के करीब आया। आईने की सतह पर अब वो धुंधली आकृति नहीं रही, पर उसकी जगह एक हल्की सी चमक थी, जैसे भीतर कोई छुपी हुई रोशनी सांस ले रही हो। उसने लटकनों को एक साथ रखा, दो छोटे से टुकड़े, पर उनके मिलते ही आईने के बीचों बीच दरार हल्की सी चमक उठी। ये चमक उतनी तेज नहीं थी कि चौंधिया दे, पर इतनी कोमल की लग रहा था जैसे किसी बीती याद की सिसकी रोशनी बनकर आईने के भीतर बसी हो। नयन थोड़ा झुककर उस चमक को देखने लगा। अचानक आईने की दरार के पास एक बेहद हल्की, लगभग अदृश्य सी हरकत हुई, जैसे कोई उंगली भीतर से कांच पर खींची जा रही हो। उसने ध्यान से देखा। आईने पर नमी की एक बूंद नीचे फिसली और एक पतली सी रेखा छोड़ गई, पर वो रेखा ऐसी थी मानो किसी ने आउट लिखा हो। नयन की सांस अटक गई। वो धीमे कदमों से पीछे हटा और कमरे के पुराने कोनों को देखने लगा। कुर्सी की परछाई इस बार थोड़ी और गहरी थी, जैसे कोई उस पर कुछ देर पहले बैठा हो। उसने फर्श की दरारों में टॉर्च की रोशनी डाली और अचानक उसका ध्यान एक छोटे से कोने पर गया, जहां लकड़ी की पट्टी के नीचे कुछ चमका। वो झुककर बैठा और उंगलियों से वो छोटा चमकीला हिस्सा उठाया। ये कोई पत्थर था, पर सामान्य नहीं। ये वही नीले दुपट्टे का मोती था जो मीरा कभी अपने दुपट्टे के किनारों में सिलवाती थी। नयन का दिल कस गया। मीरा दुकान में आखिरी बार उसी नीले दुपट्टे में आई थी, और ये मोती शायद उसी रात गिरा होगा जब वो कुछ कहने आई थी। उसने मोती को हथेली में रखा। ये हल्का था, लेकिन इसकी ठंडक में एक अजीब सी घुली हुई गर्मी थी, जैसे किसी हंसी की आखिरी गूंद हो। तभी खिड़की के बाहर से हवा का हल्का सा झोंका आया और आईने की सतह पर वो चमक एक बार और झिलमिलाई। नयन की निगाह टिकी रह गई। आईने की दरार के भीतर बहुत धीरे धीरे एक छाया बनने लगी। इस बार सिर्फ चेहरा नहीं, बल्कि पूरा एक सिलुएट। कोई खड़ी हुई आकृति अपनी बाहों को साइड में रखते हुए मानो कुछ कहने की तैयारी में हो। आकृति में स्पष्टता नहीं थी, पर उसकी हलचल में एक पहचान थी, एक जानी पहचानी हल्की झुकान, जैसे मीरा खड़ी हो। नयन के गले में कुछ अटक गया। वो अपने आप फुसफुसाया, मीरा, क्या तुम यही कहना चाहती थी? उस पल हवा में एक नर्म सी लहर उठी और कमरे की दीवारें जैसे एक अदृश्य जवाब को धीमे धीमे दोहरा रही थी। उसने दोनों लटकनों को आईने की सतह के बहुत करीब लाकर मिलाया, और जैसे ही दोनों धातु छुए, एक धीमी खनक सी हुई, जैसे दो अलग धड़कनें अचानक एक हो गई हों। आईने की सतह पर झिलमिलाती रोशनी धीरे धीरे धुंधली हुई, फिर एक दिशा की ओर मुड़ी, दुकान की उस पुरानी लकड़ी की अलमारी की ओर, जिसे नयन ने सालों से नहीं खोला था। अलमारी पर भी वही नीली धूल जमी थी, वही भूली हुई चाबी का निशान, और वही किनारे की हल्की उखड़ी परत, जैसे किसी ने कभी अधूरी कोशिश में उसे खोलना चाहा हो। नयन समझ गया, आईना उसे वही ले जाना चाहता है। उसने कदम बढ़ाए, हर कदम धीमा, भारी, और फिर भी किसी सुकून भरे डर में डूबा हुआ।
अलमारी के सामने पहुंचकर उसने धीरे से उसकी लकड़ी को छुआ, और लकड़ी की ठंडक में भी उसे एक धड़कन महसूस हुई, जैसे कोई चीज भीतर बंद रहते अब थक गई हो और खुलने की आस लगाए बैठी हो। उसके हाथ कांपे, पर उसने अलमारी का कुंडा पकड़ लिया, और इसी क्षण उसे महसूस हुआ, सच अब ज्यादा दूर नहीं रहा। नयन ने आंखें बंद कर ली, और पहली बार उसे महसूस हुआ कि आईने का सच सिर्फ उसके सामने नहीं, उसके भीतर भी खुल रहा है। उस हल्के अदृश्य स्पर्श के बाद कुछ पहले जैसा नहीं रहा। कमरे की हवा अब जैसे सिर्फ हवा नहीं थी, उसमें किसी की सांसें मिली हुई लग रही थी, धीमी, शांत, लगभग एक फुसफुसाहट की तरह। दुकान की दीवारों पर लटकी सालों पुरानी तस्वीरें हल्के हल्के हिल रही थी, मानो कोई बहुत नरम आवाज उन्हें भी छू रही हो। नयन ने धीरे से पलकें खोली और टॉर्च की रोशनी में देखा कि दोनों लटकन मां और ना अब उसकी हथेली में ऐसे पड़े थे जैसे दो अलग अलग कहानियां एक ही धागे में बंध गई हों। उसने उन्हें आईने के सामने रखा। आईने की सतह पर नमी की एक पतली परत थी, और उस पर रोशनी पड़ते ही दोनों अक्षरों की परछाइयां एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगी, जैसे कोई अनदेखा हाथ उन्हें जोड़ रहा हो। आईने की दरार हल्का सा चमकी। इस चमक में एक अजीब सी गर्मी थी, जैसे किसी ने भीतर से दिया जलाया हो। नयन को याद आया, मीरा हमेशा कहती थी, कुछ सच रोशनी से नहीं, छाया से दिखते हैं। उसने आईना थोड़ा झुकाकर देखा, और तभी उसकी सांसें थम गई। आईने की सतह पर अचानक एक आकृति उभरी, धुंधली, पर इस बार पहले से ज्यादा साफ। कंधों की हल्की बनावट, बालों की परिचित रेखाएं, और चेहरे पर एक ऐसी शांति जो उसने सिर्फ मीरा में देखी थी। आकृति कुछ पल स्थिर रही, फिर उसके होंठ जैसे हल्के से हिले। कोई शब्द नहीं, पर एक आहसी, मानो वो सिर्फ इतना कहना चाहती हो, सुनो। नयन आगे बढ़ा। उसके कदम फर्श पर बहुत हल्की आवाज कर रहे थे, जैसे वो किसी पवित्र जगह में चल रहा हो। उसने धीरे से कहा, मीरा, अगर तुम हो तो कुछ कहो। कमरे की हवा एक क्षण को थम गई, और फिर आईने की सतह पर नमी की एक पतली बूंद ऊपर से नीचे की ओर फिसलने लगी, बिल्कुल उसी जगह जहां आकृति का चेहरा था। वो बूंद नीचे गिरकर आईने की दरार में समा गई, और उसी क्षण आईने के पीछे से एक बेहद हल्की खटसी आवाज आई, जैसे कोई छोटा सा टुकड़ा भीतर कहीं अपनी जगह बदल रहा हो। नयन भयभीत नहीं था, सिर्फ विचलित था। उसने फ्रेम को पकड़ा और बहुत धीरे से हल्का दबाव दिया। आईना भीतर की ओर कुछ मिलीमीटर खिसका, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने रास्ता खोला हो। फ्रेम के पीछे फिर वही खांचा था, लेकिन इस बार उसमें पहले जैसी अंधेरी परत नहीं थी, बल्कि धीमी, बहुत मुलायम सी रोशनी फैली हुई थी, जैसे किसी ने भीतर छोटी सी जुगनू छुपा रखी हो। नयन ने हाथ अंदर डाला, और उंगलियां तुरंत किसी मुलायम चीज से छुई। एक मोड़ा हुआ रिबन। वो रिबन नीला था, वही रंग जो मीरा का पसंदीदा हुआ करता था। उसने रिबन को बाहर निकाला। उसकी सतह पर हल्की सी खुशबू बसी थी, फूल और मिट्टी की मिलीजुली, वही जो मीरा के आने भर से दुकान में फैल जाया करती थी। रिबन के अंदर एक बहुत पुराना छोटा सा कागज था, मुड़ा हुआ, किनारों पर समय की खामोशी जमी हुई। उसने उसे खोला, और इस बार लिखावट बिल्कुल साफ थी, मानो समय ने इसे सहज कर रखा हो। लिखा था, मैंने तुम्हारा इंतजार किया था। उस रात जब तुम जल्दी में चले गए, तुमने मुड़कर नहीं देखा, और मैं बोल नहीं पाई, इसलिए मैंने ये सब यहां छोड़ा, ताकि अगर कभी लौट कर आओ तो मेरी आवाज इन चीजों में मिलकर तुम्हें पुकार सके। नयन की आंखें भर आई। उसने कागज पर रखा हाथ धीरे से छुआ, जैसे वो मीरा की हथेली पर हाथ रख रहा हो। नीचे की पंक्ति और भी गहरी थी। मैंने तुमसे कुछ कहना चाहा था, नयन। वो एक शब्द था, पर उसमें पूरी दुनिया थी। मैं डर गई कि तुम सुनोगे या हंस दोगे,
इसलिए वो शब्द मैंने इस रिबन में छुपा दिया। नयन ने तुरंत रिबन को उलटकर देखा। उसकी तहों में एक बहुत छोटा, लगभग खोया हुआ अक्षर उभरा हुआ था, प। उसके भीतर एक हल्की सी सनसनी दौड़ गई। प, ये किस शब्द का हिस्सा था? प्यार या कुछ और? वो सोच ही रहा था कि दुकान की खिड़की से आती बारिश अचानक धीमी सी ठंडी हवा के साथ भीतर आई और रिबन उसके हाथ से फिसलकर आईने की ओर उड़ा। रिबन आईने की सतह पर जाकर अटक गया और उसी क्षण आईने पर मीरा की धुंधली आकृति एक पल के लिए और साफ दिखी। ऐसा लगा जैसे वो कुछ कहने वाली है, जैसे वो उसी एक शब्द को पूरा करने आई हो। कमरे की हवा में फैली वो हल्की सी धड़कन जैसे नयन की सोच के बीच एक मौन सा पुल बना रही थी, जहां शब्द नहीं, सिर्फ एहसास आगे बढ़ते थे। आईने की सतह पर जमी नमी धीरे धीरे नीचे सरक रही थी और हर बूंद जैसे किसी पुराने संवाद का अधूरा हिस्सा बनकर गिरती। नयन अब उस छोटा आईना, नोटबुक और दोनों लटकनों को अपनी गोद में रखे बैठा था, मानो उसके सामने किसी टूटे हुए वक्त के सारे टुकड़े इकट्ठे होकर पूरे होने की प्रतीक्षा कर रहे हों। उसने धीरे से म और न वाले दोनों टुकड़ों को साथ मिलाया। दोनों किनारे इस तरह एक दूसरे से फिट हुए जैसे उन्हें कभी अलग होना ही नहीं चाहिए था। और उसी क्षण कमरे की हवा में एक गहरी, अदृश्य सी गर्माहट उठी, ना दिखने वाली पर महसूस होने वाली, जैसे दो धड़कनों का मिलना किसी पुराने अंधेरे में हल्की सी रोशनी पैदा कर रहा हो। नयन ने उन्हें उठाकर आईने के सामने रखा। आईना पहले चुप रहा, फिर धीरे धीरे उसकी दरार में जमा नमी हल्की रोशनी में चमकने लगी। ऐसा लगा जैसे आईना अपने भीतर छुपे किसी दूसरे समय की हल्की सांसें उन दोनों टुकड़ों के मिलने से सुनाने को तैयार हो गया हो। और तभी आईने की सतह पर एक बेहद धीमी, बेहद नर्म सी आकृति बनी, मीरा की नहीं, बल्कि दो परछाइयों की। एक जैसी रोशनी, एक जैसी ठहराव वाली परछाइयां, जैसे आईना बता रहा था कि ये कहानी सिर्फ एक नाम की नहीं, बल्कि दो कहानियों के मिलने की है। नयन की पलकों में हल्का कंपन उठा। उसके मन में वो रात उभरी जब वो कंधे झुकाकर दुकान से निकल गया था और मीरा दरवाजे पर खड़ी थी। वो बोलना चाहती थी, उसे रोकना चाहती थी, शायद कुछ कहना चाहती थी जो शब्दों में ढल नहीं पाया था। नयन ने अपनी गलती को पहली बार इतनी गहराई से महसूस किया कि उसके सीने में एक भारी सांस अटक कर धीरे से टूट गई। मीरा, अगर मैं उस रात बस एक बार रुका होता, उसने बहुत धीमी फुसफुसाहट में कहा। ऐसी आवाज जो शायद किसी दूसरे कमरे में भी न पहुंचे, पर दुकान की दीवारों के भीतर और गूंज गई। और जैसे जवाब में आईने की धुंधली सतह पर एक छोटी सी झिलमिलाती रेखा उभरी, जैसे किसी ने उंगलियों के कोमल स्पर्श से उस पर एक मुस्कान खींच दी हो। कमरे की खिड़की से आई हवा ने अचानक भीतर हल्का झोंका बनाया। वही खुशबू, वही मीरा की मिट्टी मिश्री वाली महक, जैसे कोई उसके बिल्कुल पास से होकर गुजरा हो। नयन ने नोटबुक उठाई और उसके आखिरी पन्ने पर बहुत हल्की, बहुत फीकी सी लिखावट दिखी। पहले दिखाई नहीं दी थी। उसने टॉर्च को सीधा करके उस लिखावट को पढ़ा। अगर तुम कभी लौटे तो जान लेना कि मेरा इंतजार कोई दर्द नहीं था, वो एक यकीन था, और यकीन कभी टूटता नहीं, बस वक्त लेकर लौटता है। नयन की आंखें अनायास बंद हो गई। ये वो वाक्य था जो उसके दिल के सबसे अनछुए हिस्से तक उतर गया। उसने धीरे से आईने की सतह पर हाथ रखा और इस बार आईना ठंडा नहीं लगा, वो गर्म भी नहीं, बस उतना ही जीवित जितनी एक याद हो सकती है जो किसी को वापस बुलाने की ताकत रखती है। और फिर आईने की दरार में से एक छोटी सी रोशनी की चमक फटी, एकदम हल्की, जैसे किसी दिए की बुझती लौ आखिरी बार उठी हो। नयन की सांस थम गई। वो चमक धीरे धीरे ऊपर उठी और फिर आईने की सतह पर पूरी तरह शांत होकर फैल गई, मानो किसी पुरानी भूल को आखिरकार माफ कर दिया गया हो। कमरे की उस नर्म सांस में जैसे कोई अदृश्य हाथ
उसके पास से गुजर गया और नयन को महसूस हुआ कि अब कहानी केवल वस्तुओं में नहीं, हवा में भी खुल रही है। उसने छोटी नोटबुक, दोनों लटकन और दीवार की तरफ बहती उस बूंद की रेखा और एक ही दिशा में इशारा करते देखे, जैसे एक बहुत पुरानी डोर जिसे समय ने कभी पूरा नहीं खींचा अब अपने अंतिम छोर तक खींचने को तैयार थी। नयन धीरे धीरे उठा और आईने के सामने खड़ा हो गया। इस बार आईने की दरार में जो नमी थी वो नीचे नहीं बह रही थी, बल्कि हल्का सा कंपन लिए ऊपर की ओर उठती हुई लग रही थी, जैसे किसी अदृश्य उंगली की नर्म छुवन आईने को भीतर से छू रही हो। उसने अपनी हथेली आईने पर रखी। तुरंत उसी जगह एक उष्णता फैल गई, जैसे किसी ने उसके हाथ पर हाथ रखा हो। उसका गला भर आया, मीरा, अगर तुम सच में यही हो तो एक बार, बस एक बार मुझे बता दो कि मैंने तुम्हें सुना नहीं था, या सुना और समझ नहीं पाया। कमरे में कुछ नहीं बोला, लेकिन खिड़की के पल्ले ने बहुत हल्का सा हिलकर एक टनक पैदा की, इतनी धीमी कि मानो किसी की स्वीकारोक्ति हो या किसी पुराने पछतावे का नर्म उत्तर। नयन की उंगलियां लटकनों को थामे कांप रही थी। उसने म और न को मिलाकर आईने के सामने रखा और उसी पल आईने की धुंधली सतह पर दो हल्की, बेहद कोमल रेखाएं उभर आई, जो धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आती चली गई और फिर बिना शोर के एक आकृति सी बनाई। वो आकृति मीरा की थी, पर इस बार वो धुंधली परछाई नहीं थी, जैसे कोई गर्म स्मृति आईने के भीतर सांस ले रही हो। उसका सिर हल्का सा झुका था, जैसे वो नयन को समझाना चाहती हो कि वो उस रात चुप नहीं थी। सिर्फ उसकी आवाज बहुत धीमी थी। नयन के होंठ कांपे, एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। तभी आईने में मीरा की आकृति के पास एक और हल्की लकीर उभरी, जैसे किसी के कदमों की छाप। वे कदम उसकी ओर बढ़ते, फिर रुकते, फिर एक हल्की आह बनकर आईने में फैल जाते। नयन ने महसूस किया, ये वो रात थी, वही रात जब मीरा आखिरी बार दुकान आई थी। उसने देखा, आईने में मीरा कुछ कहने को होंठ हिलाती है, मगर जैसे कोई आवाज वहां से बाहर नहीं निकल पाती। उसी क्षण आईना हल्का सा धुंधलाया और फिर साफ हुआ, और इस बार नयन ने उसमें अपना ही पुराना चेहरा देखा, बेचैन, उलझा हुआ और मीरा से नजरें चुराकर बाहर निकलता हुआ, जैसे आईना उसे दिखा रहा हो, तुम्हें सुनना था, तुम चले गए। नयन की सांस टूट गई। उसने खुद को आईने से थोड़ा दूर हटाया और पहली बार उसे समझ आया कि ये कहानी सिर्फ मीरा की नहीं, उसकी भी थी। कमरे की हवा अचानक बहुत शांत हो गई, जैसे मौसम भी अपने कदम धीमे कर रहा हो। खिड़की पर बारिश की बूंदें अब थपथपाहट नहीं कर रही थी, वे बहकर लंबी रेखाएं बना रही थी, जैसे कोई पुरानी याद आईने की सतह पर अपना चेहरा छिपा रही हो। नयन ने धीरे से कहा, मीरा, अगर मैं रुक जाता तो क्या तुम ये कह पाती? कुछ क्षण कुछ नहीं हिला, फिर आईने की दरार से एक बूंद निकलकर नीचे गिरी, सिर्फ एक। और नयन समझ गया, ये बूंद जवाब थी, ये पछतावा नहीं था, ये वो बात थी जो मीरा ने कभी पूरी कह नहीं पाई। उसने लटकनों को अपने सीने के पास दबाया और लंबे समय बाद उसके भीतर एक शांति की रेखा खींची, जैसे कोई पुराना अपराध बोध पहली बार थककर बैठ गया हो। फिर धीरे धीरे आईने में उभरी आकृति फीकी हुई और कमरे में वो हल्की सी खुशबू घुल गई, मीरा की उपस्थिति की आखिरी मुलायम सांस की तरह। और उसी पल नयन ने महसूस किया कि ये कहानी अब अपने अंत की ओर मुड़ने लगी है। वो अंत जहां कोई शोर नहीं, बस सुकून, स्मृति और एक नर्म सी माफी होती है। बारिश रुक चुकी थी, पर हवा में उसका संगीत अभी भी बाकी था। नयन दुकान के बाहर खड़ा गली की ओर देख रहा था, वही गली जिसमें मीरा चली थी, जिसमें वह चला था और जिसमें कभी दोनों एक दूसरे को खोकर भी ढूंढते रहे थे। अब उस गली में सिर्फ सन्नाटा नहीं था, उसमें एक नरमी थी,
जैसे कोई पुरानी टीस आखिरकार अपनी कहानी कह चुकी हो। उसने अपने सीने पर हाथ रखा। लटकन वही था, हल्का, जीवित। उसने आंखें बंद की और मीरा की आवाज, उसकी हंसी, उसकी किताबें, उसके शब्द, सब एक हल्के बादल की तरह उसके ऊपर से गुजरे और फिर शांति में बदल गए। दूर आसमान के पीछे से हल्की धूप निकली, इतनी नरम कि वो अंधेरे को बिना जगाए कमरे में उतर जाती। नयन ने उस धूप को अपने हाथों में महसूस किया और उसके भीतर जो दरार थी वो भी किसी बच्चे की घाव की तरह धीरे धीरे भरने लगी। दुकान के भीतर रखे आईने में अब कोई आकृति नहीं थी, बस नयन का चेहरा था, शांत, स्वीकार करने वाला, और वर्षों बाद पहली बार पूरा। और इसी चुप्पी में किसी बहुत दूर से एक धीमी सी फुसफुसाहट आई, जैसे किसी पुरानी भूल को आखिरकार माफ कर दिया गया हो।